Hello YouTube family, welcome to my channel. Today we start a topic land revenue system. This is a topic from the chapter Peasants, Zamindars and the State History of class 12. Revenue from the land was the economic mainstay of Mughal Empire. जो मुग़ल एम्पायर का सबसे बड़ा सोर्स था रेवेन्यू का इज़ दी लैंड, वो ज़मीन से था. इसलिए जो स्टेट है वो क्रिएट कर रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, ताकि वो इंश्योर कर सके, कंट्रोल कर सके किस पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, फिक्स कर सके जो रेवेन्यू उनको लेना है उसको. ठीक है. दिस अपैरेटस इंक्लूड्स दी ऑफिस ऑफ द दीवान हु वॉज, और मतलब वो अपैरेटस में क्या था, ऑफिस ऑफ दीवान का यानी कि दफ्तर, वो कैसा उनका दफ्तर होना चाहिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे, सुपरवाइज करते थे किसको, फिक्सल सिस्टम को ऑफ एम्पायर के. रेवेन्यू ऑफिशल्स जो थे और रिकॉर्ड रख रहे थे, वो क्या कर रहे थे, पेनिट्रेटेड द एग्रीकल्चर डोमेन एंड बिकम अ डिसाइसिव एजेंट इन शेपिंग एग्रियन रिलेशंस. यानी कि इन लोग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी जब वो एग्रियन पॉलिसी बना रहे थे, फिक्सर पॉलिसी बना रहे थे. जो मुग़ल स्टेट होता है वो ट्राई करता है कि जो वो फर्स्ट एक्वायर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की, वो पहले स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ले सके, जैसे ले, फिर एक्सटेंड करता है एग्रीकल्चरल लैंड को एम्पायर के अंदर. बट व्हाट दिस लैंड प्रोड्यूस, फिर वो देखता है कि वो लैंड क्या प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि हर लैंड कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें वैरायटी प्रोड्यूस करता है. वो देखते हैं कि फिर लैंड क्या प्रोड्यूस कर सकता है, और बिफोर फिक्सिंग द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन पीपल. जो लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट होता है वो दो चीज़ कंसिस्ट करता है. फर्स्ट असेसमेंट एंड देन एक्चुअल कलेक्शन. पहले असेसमेंट होती है लैंड की, फिर उसके बाद उसके हिसाब से रेवेन्यू को डिसाइड किया जाता है. द जमा वॉज द अमाउंट, जमा वो होती है जो हम लोग कलेक्ट करते हैं. इन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ अ मिल गुजर और रेवेन्यू कलेक्टर की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो अकबर डील विथ दैट वाइल ही शुड स्ट्राइव टू मेक कल्टिवेटर्स पे इन कैश. उनकी पहली ड्यूटी होती है कि जो कल्टिवेटर्स है वो कैश में दें, मतलब वो नगद पैसे दें. वाइल फिक्स रेवेन्यू अटेम्प्ट ऑफ द स्टेट वॉज मिनिमाइज इट्स क्लेम. जो फिक्स रेवेन्यू होता है वो क्या करता है, उनके जो क्लेम्स होते हैं उसको मैक्सिमाइज कर देता है, नॉट मिनिमाइज. द स्कोप ऑफ एक्चुअल रिलीजिंग दीज क्लेम्स वॉज हाउएवर समटाइम्स थवर्टेड बाय लोकल कंडीशंस. जो दोनों लोग होते हैं, यानी कि कल्टिवेटेड एंड जो कल्टिवेटेड लैंड होता है, ठीक है, जो लैंड कल्टिवेट हो चुका है और जो लैंड कल्टिवेट हो सकता है, उसको मेज़र किया जाता है हर एक प्रोविंस में. फिर द इन कंपाइल द एग्रीगेट्स ऑफ लैंड ऑफ सच लैंड्स ड्यूरिंग अकबर रूल. यानी कि ये जो आइल जो उनकी बुक थी उसके अंदर ये हम पढ़ते हैं अकबर रूल के दौरान, उनने भी लिखा होगा, है ना. एफर्ट्स टू मेजर लैंड कंटिन्यू अंडर सब्सिक्वेंट एम्पायर. जो एफर्ट्स होता है वो काफ़ी हर एक एम्पायर में कंटिन्यू रहता है लैंड को लेके. 1665 में औरंगजेब एक्सप्रेसली इंस्ट्रक्टेड दिस रेवेन्यू ऑफिशियल्स टू प्रिपेयर एनुअल रिकॉर्ड. रेवेन्यू ऑफिशियल्स को कहा कि आप एनुअल रिकॉर्ड प्रिपेयर करो, कितने कल्टिवेटर्स हैं हर एक विलेज में. येट नॉट ऑल एरियाज़ वर मेजर सक्सेसफुल. मैंने हर एक एरिया को आप सक्सेसफुली मेजर नहीं हो रहे थे. हम फॉरेस्ट देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कवर करता है एरिया को, एंड दस रिमेन अनमेजर्ड, और उसको कोई मेज़र ही नहीं कर रहा था. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. फिर आते हैं हमारी द फ्लू ऑफ सिल्वर. मुग़ल एम्पायर के दौरान क्या होता है कि लार्ज टेरिटोरियल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एम्पायर होता है एशिया के अंदर, जो कि मैनेज करता है अपनी पावर को, कंसोलिडेटेड करता है अपने रिसोर्सेज को, कंसोलिडेट करता है. कब, 16 to 17 सेंचुरी में. ये जो एम्पायर होता है, द एम्पायर्स वर द मिंग, चाइना के अंदर एम्पायर होता है मिंग. सफ़ेद ईरान के अंदर, ओटोमन के अंदर टर्की होता है, टर्की के अंदर ओटोमन एम्पायर होता है.
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इन एम्पायर को इनको क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है काफ़ी वाइब्रेंट नेटवर्क ऑफ ओवरलैंड ट्रेड फ्रॉम चाइना मेडिटेरियन सी, यानी कि इनको अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए अपने ट्रेड नेटवर्क्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। वॉयेजेस ऑफ डिस्कवरी एंड ओपनिंग न्यू वर्ल्ड, यानी कि अलग अलग जगहों को खोजना पड़ता है ताकि कोई एक, जैसे कि इंडिया को क्यों ढूंढा था, मतलब इंडिया पहले से था तो इंडिया में क्यों आए थे ये पोर्टुगीज़, क्योंकि उस टाइम ओटोमन एम्पायर ने अपना दबदबा बना लिया था टर्की और वो वाले इलाके पे, है ना, वेनिस और जेनेवा वाले इलाके पे। तो जैसे उनको जो थे पोर्टुगीज़ थे, जो भी यूरोपियन वो थे, उनको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, इसलिए उनने एक नया रूट ढूंढा, दैट इज़ सी रूट। तो इसलिए अपने स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, अपने सियासत को बनाने के लिए दे हैव टू फाइंड न्यू रूट्स, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, ग्रेट जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बढ़ती है इंडिया के अंदर, ओवरसी ट्रेड बढ़ता है, एज वेल एज एक्सपेंशन होता है किसका, कम्युनिटीज़ का, कंपोजिशन का ऑफ द ट्रेड, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, चीज़ें आती हैं, चीज़ें यहाँ जाती, चीज़ें वहाँ जाती है, आदान प्रदान काफ़ी होता है। हाँ, जैसे ट्रेड बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सिल्वर जो है बिलियन इनटू एशिया में आता है, टू पे फॉर गुड्स प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया, यानी कि एशिया से जो सिल्वर होता है वो इंडिया में आता है और इंडिया की जो चीज़ें होती हैं वो उसके बदले आता है ना। दिस इज़ गुड फॉर इंडिया, जो कि अच्छी बात है इंडिया के लिए। इट डिड नॉट हैव नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सिल्वर, क्योंकि इंडिया के अंदर उतने ज़्यादा सिल्वर नहीं प्रोड्यूस होता है। एज अ रिज़ल्ट जो पीरियड है 16 to 17 सेंचुरी का, वो उसको हम मार्क करते हैं स्टेबिलिटी, यानी कि उस टाइम पे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी होती है, मेटल करेंसी अवेलेबल होती है, जिसको हम रुपया कहते हैं इंडिया के अंदर। ये फैसिलिटेट करता है अनप्रिडिक्टेड एक्सपेंशन इन मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, यानी कि अब कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनने लग गए थे, काफ़ी ज़्यादा बनने लग गए थे, मनी का सर्कुलेशन बढ़ रहा था इकोनॉमी के अंदर, और स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मुगल स्टेट के अंदर आ रही थी, वो अच्छा खासा रेवेन्यू कैश में ले पा रहे थे। टेस्टिमनी ऑफ इटालियन ट्रैवलर जिनका नाम था जियोवानी कैरियरी, ये पास करते हैं इंडिया में 1960 में, जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें ग्राफिक अकाउंट, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो सिल्वर ट्रेवल हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड वो इंडिया में आ रहा है। इट आल्सो गिव्स, ये हमें एक आइडिया देते हैं फिनोमिनल अकाउंट ऑफ कैश एंड कम्युनिटी का जो ट्रांजिशन होती है 17th सेंचुरी में इंडिया में। द ई अकबरी ऑफ अबुल फजल अलामी, जो कि हमने पीछे देखा था एक बुक के बारे में, उसके बारे में दिया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, क्लुमिनेट करते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है, हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो उन्हें देखे होते हैं अपने अकबर के टाइम पे। ये कंप्लीट होती है 1598 में 42nd, यानी कि 42 रीजनल ईयर्स ऑफ द एम्पायर, यानी कि जो 42 साल रहते हैं एम्पायर, उसके बारे में है। आफ्टर गोन थ्रू द 5 रिवीजन, यानी कि इन्हें 5 बार उस चीज़ को रिवाइज भी किया है। एंड वॉज द पार्ट ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री विद राइटिंग कमीशन बाय अकबर। ठीक है, जो हिस्ट्री होती है उसको हम कहते हैं अकबरनामा, जो कि कंप्राइज करती है 3 बुक उसके अंदर होती है अकबरनामा के अंदर। फर्स्ट 2 जो होती है वो प्रोवाइड करती हैं हमें हिस्टोरिकल नरेटिव्स क्या थे, और एंड दिस पार्ट आर मोस्ट इन ए अकबरी जो होती है वो 3rd बुक होती है, जो कि ऑर्गेनाइज करती है इम्पेरियल रेगुलेशंस क्या थे उस टाइम पे और गैजेटर्स ऑफ द एम्पायर। इन हमें डिटेल अकाउंट्स देती है उस टाइम के कोर्ट्स कैसे थे, उस टाइम आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रेवेन्यू का सोर्स क्या था, फिजिकल लेआउट ऑफ प्रोविज़न कैसा था अकबर के टाइम पे, लिटरेचर कैसा था, कल्चर, रिलीजन, सब चीज़, मतलब कि सब चीज़ के बारे में ये बुक हमें बताती है। अलॉन्ग वो हमें डिस्क्रिप्शन देती है वेरियस डिपार्टमेंट, जो अकबर ने वेरियस डिपार्टमेंट बनाए थे, और एलेबरेट करती है डिस्क्रिप्शन
और वेरियस प्रोविजंस कैसे थे उस टाइम पे, सुबास जिसको हम सुबास हम कहते हैं जिसको। इन हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी देती है किसी भी प्रोविजंस की। कलेक्टिंग कंपाइलिंग दिस इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंपीरियल एक्सरसाइज में। इट इन्फॉर्म्ड एम्पायर अबाउट द वेरियस एंड डाइवर्स कस्टम्स प्रैक्टिसेस, यानी कि जो एम्पायर होते हैं उसको काफ़ी अलग अलग कस्टम्स और जो प्रैक्टिस की जाते थे, ट्रेडिशंस वगैरह, उनके बारे में भी बताती है। इन इज़ देयरफॉर अ माइन इंफॉर्मेशन ऑफ, इन इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है मुग़ल एम्पायर के बारे में, अकबर रीजन के बारे में। इसलिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि माइंड दैट दिस इज़ अ व्यू ऑफ रीजन फ्रॉम द सेंटर, अ व्यू ऑफ अ सोसाइटी फ्रॉम इट एपेक्स। इन जो होती है वो 5 बुक्स से बनती है, मतलब 5 बुक मिला के। जो पहली 3 बुक होती हैं वो डिस्क्राइब करती है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो और उनको हम कहते हैं मंजिल आबादी। ये कंसर्न करती है इंपीरियल हाउस होल्ड्स कैसे थे, उनकी मेंटेनेंस कैसे होती थी। सेकंड बुक है वो है सिपा आबादी, जो कि कवर करती है मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बारे में, जो कि इस्टेब्लिश करती है सर्वेंट्स। और जो बुक है इंक्लूड नोटिस, शॉर्ट बायोग्राफी, स्केच वगैरह इंपीरियल ऑफिशियल्स के, मनसबदार्स के, मेंस के, पोइट्स के, आर्टिस्ट के। जो थर्ड बुक है मुल्क आबादी, ये एक विच डील, ये किस चीज़ से डील करती है, फिक्सल साइड, यानी कि जो एम्पायर में रेवेन्यू वगैरह हो रहा है उस चीज़ से। अकाउंट ऑफ 12 प्रोविजंस, ये किस चीज़ को फॉलो करती है, मेरे एक और बुक है जिसका नाम है अकाउंट ऑफ 12 प्रोविजन। इसके अंदर हमें डिटेल स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ज्योग्राफी के बारे में, टोपोग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक प्रोफाइल के बारे में, हर सूबास की वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी कैसी थी, फिक्सल डिविजन्स कैसा कर रखा था, और मेजर्ड एरिया कैसा होता था। आफ्टर सेटिंग, ये सारी डिटेल को सेट करने के बाद एक सूबा लेवल पे इन जो थी वो डिटेल पिक्चर हमें प्रेजेंट कर रही थी, हमारे सामने ला रही थी सरकार्स की, और जो कि बिलो सूबास थे। दिस इज डज इट फॉर्म्स ऑफ टेबल विच इज़ 8 कॉलम्स, इसलिए उन्हें टेबल बनाया जिसके 8 कॉलम थे। पहला था प्रगनाथ यानी कि महल, किला, अराजी, जमीन ई पाई मुद्दा, मेजर्ड एरिया, नगदी रेवेन्यू और असेस्ड इन कैश, सुयूरगल ग्रांट ऑफ रेवेन्यू इन चैरिटी, जमींदार्स कॉलम्स 7 and 8 कंटेन डिटेल ऑफ कास्ट के बारे में, जमींदार्स की, ट्रूप्स के बारे में, हॉर्समैन्स जो थे, सवार्स, सोल्जर्स जो थे, एलिफेंट्स थे, उन सब के बारे में थी। मुल्क आबादी गिव्स फैसिनेटिंग डिटेल किसके बारे में, हाई कॉम्प्लेक्स व्यूज़ के बारे में, एग्रियन सोसाइटी के बारे में नॉर्थ इंडिया में। 4th और 5th पार्ट जो था वो डील करता था रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में वहाँ के, मतलब इंडिया के लोगों के। एंड कंटेन अ कलेक्शन ऑफ अकबर्स एस्पीशियस सेइंग्स, जो भी अकबर ने कहा वो भी इसके अंदर रहता था। ऑल्दो जो इन वॉज ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड, जो इन बुक है वो ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड है। डिटेल रिकॉर्ड्स है उसके अंदर जो फैसिलेट थी एम्पायर अकबर के दौरान, उनके शासनकाल के दौरान। जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो रिवाइज करती है 5 times बाय द ऑथर, वुड सजेस्ट हाई डिग्री ऑफ कैजुएशन ऑन द पार्ट ऑफ अबुल फजल एंड सर्च ऑफ ऑथेंटिसिटी। फॉर इंस्टेंट क्या था, ओरल टेस्टिमनी वर्क क्रॉस चेक एंड वेरी, मतलब कि बोल के भी देखा, जो जिसने बोली गई चीज़ें थी उससे भी पता करा गया कि जो चीज़ लिखी है वो सही है कि नहीं है। फैक्ट चेक किए गए क्रोनोलॉजिकली,
जो क्वांटिटेटिव सेशन था यानी कि न्यूमेरिक डाटा वगैरह था, रिप्रोड्यूस इन वर्ड्स सो टू मिनिमाइज चेंजेस ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांजिशनस एरर। ठीक है, ये सब किया जाता था कि जो हमें सोर्स पे लास्ट में मिले वो सब ऑथेंटिक हो, लेजिटिमेट हो। जो हिस्टोरियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुली पढ़ा करते थे इन पॉइंट आउट, ताकि वो पॉइंट आउट कर सके कोई भी गलती ना हो। न्यूमरस एरर जो थे उस टाइम पे टोटल करने में वो देखे गए, मतलब उस टाइम में उन्होंने कैसे भी टोटल कर दिया या फिर कुछ गलती रही हो तो वो गलतियाँ पढ़ी गई हिस्टोरियंस द्वारा। फिर सिंपल स्लिप्स ऑफ आर्थमेटिक और ट्रांजिशनल अब्दुल फजल असेस्ड। फिर क्या होता है, अनदर लिमिटेशंस ऑफ इन इस, क्या थी एक लिमिटेशन, वो थी नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, यानी कि जो डाटा था नॉट कलेक्टेड यूनिफॉर्मली, वो डाटा था वो हर एक की प्रोविजन से यूनिफॉर्मली नहीं कलेक्ट किया जाता। फॉर इंस्टेंस जैसे सुबह जो डिटेल इन्फॉर्मेशन वॉज कंपाइल्ड अबाउट द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द जमींदार्स, यानी कि जो सुबह के अंदर देखा जाए तो कास्ट कंपोजिशन जो थी जमींदार की वो ज़्यादा डिटेल में दे रखी थी, और वहीं बंगाल और उड़ीसा की नहीं थी, अवेलेबल ही नहीं थी। ठीक वैसे ही जो फिक्सल डाटा था सुबह का वो फॉर इट्स रिचनेस था, मतलब उसको वो इसलिए था ताकि वो रिचनेस दिखा सकें। जो इक्वल विटल पैरामीटर्स थी सच एस जैसे कि प्राइस हो गया, वेजेस हो गया ऑफ सम एरियाज नॉट एज वेल एज डॉक्यूमेंटेड, वो थे ही नहीं। जो डिटेल लिस्ट थी ऑफ प्राइजेस और वेजेस दैट इन डस प्रोवाइड इज मेनली derived from the data pertaining to the area in or around the imperial capital of Agra and is therefore of limiting relevance of the rest of the country। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि क्या बोलते हैं ये लोग काफ़ी हर जगह से यूनिफॉर्मली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, जहाँ से इनको अच्छा लग रहा था वहाँ से ये लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।